गुड आफ्टरनून बच्चों। ये करंट चैप्टर का 3rd वीडियो है। पिछले 2 वीडियो का छोटा सा रिवीजन करके और आगे बढ़ेंगे। देखो, एक कंडक्टर के अंदर जब आप सेल लगा करके और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के, वो मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। माने कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को अपन लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को होने के लिए कारण कौन है? सेल के द्वारा क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज के द्वारा, सेल के द्वारा पैदा किया गया वोल्टेज और वोल्टेज के द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उनके रास्ते में एटम्स आते हैं, जो कि एटम्स कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। एटम्स स्टेशनरी होते हैं और उनके बीच में जो जगह है उसमें से होकर के और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ता है। तो रास्ते में आते हैं तो वो कोलिजन करके जाते हैं। इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस नाम की चीज़ पैदा होती है। रेजिस्टेंस का कारण कौन है? रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो के जा रहे हैं तो कोलिजन कर रहे हैं तो उनके फ्लो में वो दिक्कत आ रही है, बाधा पड़ रही है। उस हिंड्रेंस को अपन लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो दिक्कत आ रही है उसको बोलते हैं अपन लोग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्टेशनरी एटम्स के साथ में कोलिजन। ओके, अपन लोग इस पूरी बात को एक इस तरह से कर सकते हैं कंपैरिजन। एक बार बोर्ड पर आए। अपने घर में पानी की पाइपलाइन है, उसमें क्या क्या कनेक्टेड हैं उनकी कंपैरिजन करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट से। ये पाइपलाइन है, ये कौन है? पाइपलाइन में कौन लगा हुआ है? पंप, जो क्या कर रहा है? पाइपलाइन में जो पानी फ्लो हो रहा है उसको पुश कर रहा है। ये पानी को जनरेट नहीं कर रहा। इसी तरह से ये जो सेल है वो किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पैदा नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। जो एनर्जी इसके अंदर आई है कहाँ से? केमिकल एनर्जी से आई है। फॉर एग्जाम्पल, ये और कहीं से भी आ सकती है, और केमिकल सेल में से, केमिकल सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को के पास जाती है और इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये कौन है? तो आप कहोगे ये तो की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पाइपलाइन में कौन है? वाल्व, बंद चालू बंद करने का। पाइपलाइन में पानी बंद करना हो तो वाल्व होता है, ये वाल्व की तरह से काम करता है। आपके पाइपलाइन में मीटर भी लगा हुआ है, पानी का मीटर होता है कि नहीं? ये मीटर कौन सा है? एमीटर है, जो इस पाइपलाइन में जो कुछ भी फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट को मेजर कर रहा है। ठीक है ना? एमीटर पानी का जो मीटर है उसके साथ ये कंपैरिजन कर लो। ये क्या है? पाइपलाइन में ये कौन होता है? पाइपलाइन में कचरा आ गया। ठीक है ना? कचरा क्या करता है? पाइपलाइन में जो पानी फ्लो हो रहा है उसके फ्लो में ये बाधा डालता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो पाइपलाइन में कचरे की तरह से बिहेव करता है। ओके, और भी चीजें हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, एक छोटा सा आइडिया माइंड में आ गया तो बता रहा हूं मैं। एक कंडक्टर ब्लॉक है, क्यूबॉइड शेप का ब्लॉक है, कंडक्टर है। ठीक है, सपोज ऐसा है। ठीक है ना? क्यूबॉइड है ये साइड इसका ए बी सी है। ये साइड इसकी लेंथ है ए, ये साइड की लेंथ है बी, और ये है सी। ठीक है, अभी मैं ये कह रहा हूं कि कंडक्टर ब्लॉक है, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। तो आपने कहा कि ये लो,
इसमें L की वैल्यू कितनी है, तो आप एक मिस्टेक कर सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ है आप उसको बोल दोगे, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है बोले तो A नहीं, मैंने बताया भी था आपको, ये फॉर्मूला जब आया था कि व्हाट इज L, L इज नॉट लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ, नॉट लेंथ ऑफ वायर, L इज लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द करंट। सपोज आपने सर्किट के अंदर इस ब्लॉक को ऐसे कनेक्ट किया है, करंट जो है वो कैसे चलेगी, डॉट 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 क्या है, करंट के पाथ, करंट का पाथ है, करंट के पाथ की लेंथ कितनी है A, L की वैल्यू कितनी है A, ठीक है। और कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं, करंट का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर सेक्शन का एरिया, करंट के पाथ से परपेंडिकुलर सेक्शन एरिया कितना आएगा, ये कितना है C और ये कितना है B इंटू सी, A का वैल्यू आएगा B इंटू सी। नेक्स्ट केस, मैं सर्किट को, इस ब्लॉक को सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूं, कैसे, यूं, अब करंट का पाथ कैसा है, डॉट 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 क्या है, करंट का पाथ, इसकी लेंथ कितनी है B, तो अब की बार L का वैल्यू कितना जाएगा B, और ये जो है अभी मैं शेडिंग कर रहा हूं, पहले वाली शेडिंग को हटा देता हूं, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये करंट, ये जो सेक्शन है करंट के पाथ से परपेंडिकुलर है, इसका एरिया कितना है, ये एरिया यहाँ पे इस A का रोल प्ले करेगा, इसका एरिया कितना है A इंटू सी, ठीक है, A इंटू सी। तो ये बात मन में आ गई तो बता दिया, अभी आगे बढ़ते हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं, थ्योरी का टॉपिक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। देखो सर्किट के अंदर एक एक चीज को देखो, रजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस वायर्स हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज हैं, A B C D इनके एंड्स हैं, पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और सब कुछ कनेक्ट, पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी कितना करंट डिलीवर कर रही है I, ये I करंट है जो रेजिस्टेंस R1 में एंटर किया, और I ही करंट निकलेगा, क्योंकि जितना करंट निकलेगा उतना ही, जितना करंट घुसेगा उतना ही निकलेगा। करंट का मतलब है चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही निकलेगा, चार्ज कभी बीच में डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, ठीक है ना। कंज्यूम कौन हो रही है, एनर्जी, चार्ज कंज्यूम नहीं हो रहा, एनर्जी कंज्यूम हो रही है इस सर्किट के अंदर, ओके। यानी कि सेल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, रजिस्टर्स खा रहे हैं उस एनर्जी को और हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन चार्ज कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है ना। जैसे पाइपलाइन में कचरा आ गया तो पानी कंज्यूम नहीं करता है वो, ठीक है। तो जितनी करंट इसमें एंटर करेगी उतनी ही इसमें बाहर निकलेगी, जितनी करंट इसमें से बाहर निकली उतनी इसमें से, मतलब कुल मिलाकर के तीनों रजिस्टर्स में से करंट जो पास हो रही है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। V1 क्या है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V1 क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू है V1, ठीक है। VA क्या है, पॉइंट A पर पोटेंशियल, और VB है पॉइंट B पर पोटेंशियल। पोटेंशियल्स का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है,
ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो आप मेरे को बताइए, और सेम टू सेम लाइन अपन ने लिखी थी कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। बताइए, इन सारे ब्रैकेट्स को मैं ओपन करूंगा तो क्या निकल के आएगा, VA माइनस VD, पॉइंट ए पर पोटेंशियल माइनस पॉइंट डी पर पोटेंशियल, यानी कि पूरे होल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए और पॉइंट डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। क्यों है, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी का है। मतलब आप ये कह सकते हो, नेक्स्ट लाइन लिखें, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 प्लस V3। आप इस लाइन को देख करके क्या कह रहे हो कि बैटरी ने, सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल कराया कितना, V वोल्ट, वो तीनों रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ब्रेक हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों के बीच। ये वाली लाइन अपन लोग चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आई थिंक ये आपको बिल्कुल एक्सेप्ट हो रही है, अपने डायरेक्ट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली सेम लाइन कैपेसिटर्स में भी लिखी थी अपन ने, ये वाली दोनों लाइनें कैपेसिटर्स में थी। अब अपन लोग जो है ना V का वैल्यू पुट करते हैं, V इक्वल टू IR, और IR 1 2 3 किसके लगाऊं, क्या करंट पर 1 2 3 लगाऊं, नहीं, करंट तो तीनों रजिस्टर्स में सेम फ्लो हो रही है, ठीक है ना, सीरीज में होने की वजह से। इस R को मैं क्या बोलूंगा, RS फॉर सीरीज, ठीक है। पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितनी जा रही है, I, और हर एक रेजिस्टेंस में से भी करंट I ही जा रही है, इसलिए यहाँ भी I सब सेम होगा। ये I कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बचेगा क्या, फाइनल फॉर्मूला आएगा आपके पास RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि 4 रजिस्टर्स हों तो प्लस R4, और 10 रजिस्टर्स हों तो ये, और n रजिस्टर्स हों तो, मतलब आप समझ गए, इसी तरह से फॉर्मूला आ जाएगा ये बात। नेक्स्ट करेंगे अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों डायग्राम देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सारे रजिस्टर्स के लेफ्ट वाले एंड एक जगह आ रहे हैं और राइट हैंड साइड वाले एंड एक जगह जा रहे हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, चाहे ये कैपेसिटर्स का हो, चाहे रजिस्टर्स का हो, चाहे इंडक्टर्स का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे स्प्रिंग्स का हो। आपकी लाइफ में टोटल 5 चीज़ें आती हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन बात क्या है, बड़ी लॉजिक वाली बात, कि बैटरी ने कितनी करंट डिलीवर करी इस कॉम्बिनेशन को, I, बैटरी से निकली करंट कितनी है, I, और वो इस पॉइंट पे जिसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे कई सारे वायर आकर के ज्वाइन हो रहे हों उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट पर वो करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वाली लाइन आपने लिखी कौन से बेसिस पर, क्या कि इस पॉइंट पे कितनी करंट आ रही है, I, और जाने वाली करंट्स कितनी है, I1 I2 I3। आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हो, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये तो आपके कॉमन सेंस में भी है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा, क्या, चार्ज, ठीक है ना। इट कैन बी कॉल्ड सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी बात क्या है जो पिछले टॉपिक से डिफर कर रही है, पिछले टॉपिक से और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर के और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और दूसरी बात क्या, वहाँ पे सारे रजिस्टर्स में करंट सेम थी सीरीज में होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे सबका वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कारण कि सबका कनेक्शन सीधा सेल से है।
R1 के दोनों एंड सेल से कनेक्टेड है डायरेक्ट, R2 के दोनों एंड सीधे सेल से कनेक्टेड है। जो सेल का वोल्टेज होगा वो हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा। तो इसमें हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट जो है वो डिफरेंट है। I का वैल्यू क्या पुट करेंगे? V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R एंड V अपॉन R, R1, R2, R3 और V पर मैं 1 2 3 लगाऊं क्या? नहीं, V सेम है, सबका वोल्टेज सेम है। ये R को आप बोलेंगे RP और V कैंसिल हो गए एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंस क्या दिख रहा है? सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला था, ऑर्डिनरी सम था और यहाँ पे रेसिप्रोकल्स ऐड होके आ रहे हैं। एक और चीज नोटिस करें आप लोग कि कैपेसिटर में जो फॉर्मूले थे सीरीज पैरेलल के और रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूले हैं सीरीज पैरेलल के, एक दूसरे रिवर्स हैं। ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला सीरीज में था कैपेसिटर्स के अंदर। खैर, और ये टॉपिक आप 10th में पढ़ चुके हो तो आपको पुरानी चीज याद आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेल। ठीक है, सेल बायोलॉजी वाली मत समझ लेना, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में सेल बहुत यूज करते हो। अपने क्लॉक में सेल होता है और टॉयज में सेल होता है, रिमोट में सेल होता है। वो वाला कौन सा? और टॉर्च में भी होता है। ठीक है, आजकल टॉर्च चलती नहीं है लेकिन फिर भी टॉर्च देखी हो तो अपन ने। तो ये वाले कौन से सेल हैं? दीज आर ड्राई सेल। एक सेल के अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स का पेयर होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के एक पेयर को बोलते हैं अपन लोग सेल। और कई सारे सेल यदि सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं बैटरी। ठीक है ना, कभी कभी जो है केवल एक सेल को भी बैटरी बोल देते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। तो जो बैटरी आपने व्हीकल्स में देखी है वो है लेड एसिड सेल। ठीक है ना, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत वीक होता है, बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से वो बहुत ज़ोरदार करंट दे सकती है। और आप जब उसमें इग्निशन स्टार्ट करते हो व्हीकल में, ठीक है ना, कार में, स्कूटी में, सबके अंदर जिनमें बटन से स्टार्ट होती हैं, इग्निशन जब अपन लोग इग्निशन कराना चाहते हैं तो बहुत हैवी करंट की ज़रूरत होती है। तो अपन लोग कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं? लेड एसिड सेल। उसका सबसे अच्छी बात क्या है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो हैवी करंट डिलीवर कर पाती है। लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल, जिसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और आपने सेल कहाँ देखा है? जो रिस्ट वॉच में होता है, कैलकुलेटर में होता है और लैपटॉप के अंदर होता है, जिसको बटन सेल बोलते हैं। ठीक है ना, और भी कई तरह के सेल हो सकते हैं। वो अब अपनी लैब के अंदर दो तरह के सेल हुआ करते हैं जो अपने सिलेबस का पार्ट हैं। एक तो है लेक्लांशी सेल और एक है डैनियल सेल। तो इन सेल्स के बारे में आपको जानना है तो आपको 3-4 चीज़ें जो है ना वो पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा मटेरियल है, वो किस फॉर्म में है, वो एक्वस सॉल्यूशन है या वो पेस्ट है या वो ड्राई है या क्या है, सब चीज़ें हैं। और उनका एक और इम्पोर्टेंट बात कि वो सेल आपको क्या डिलीवर कर रहा है, यानी कि वोल्टेज। सेल के वोल्टेज को, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को, जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं अपन लोग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। जो बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो तो आपको नोट्स में मिलेगी। ठीक है ना, उसको अपन लोग ऐसे सुन करके और काम नहीं चला सकते, एग्जाम में वो राइटिंग में नहीं कर सकते अपन लोग। ओके, तो अपन लोग एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। बच्चों, ये एक डायग्राम है, एक कॉमन डायग्राम है सेल का, जो जरूरी नहीं कि हर सेल में ऐसा ही होता होगा। इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं? एक कंटेनर है, इसके अंदर 2 मेटलिक यानी कि कंडक्टर होना चाहिए, उनको
जो मेटल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो है वो हैं, और इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट हो सकता है, बेस हो सकता है और एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर होना जरूरी है, और ये जो है मेटल भी हो सकता है, और नॉन मेटल में एक एग्जांपल है कार्बन या ग्रेफाइट, ठीक है ना। खैर, इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया कि आपको सॉल्ट या बेस या एसिड होगा, उसका काम क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उस एग्जांपल को दिल पे मत ले लेना कि आप सोचोगे सभी सेल्स में ऐसा होता है। सेल्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने अभी बताया आपको, और हर एग्जांपल में इनके केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं किसी, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। ये डिसोसिएट होकर के क्या बनेगा? H+ एंड SO4-, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दो आयंस दे रहा है आपको, H+ आयन और सल्फेट आयन SO4- आयन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका केमिकल कुछ इस टाइप का है कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा इलेक्ट्रोड का केमिकल कुछ ऐसा है कि उसका केमिकल, उसका वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सपोज, अगेन मैं कह रहा हूँ, सपोज ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है और दूसरा इलेक्ट्रोड जिंक का है। एक कॉपर की रॉड है, दूसरी जिंक की रॉड है। जिंक में खास बात क्या है? वो नेगेटिव आयंस के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके और ZnSO4 बना लेगा। बच गया क्या? H+ आयन। H+ आयन को कॉपर के रॉड पे जाना पड़ेगा, और कॉपर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर जो है वो काफ़ी इनर्ट मटेरियल है कंपैरेटिवली जिंक के कंपैरिजन में, और वो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कॉपर पे जाकर के और H2 बना लेंगे, खुद आपस में रिएक्शन करके और हाइड्रोजन बना लेंगे, और वो हाइड्रोजन तो सेल से निकल जाएगी, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ मैं इसको, ZnSO4- इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गौर से देखो, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी सेल को एक्सप्लेन करने का, जो, ठीक है। जिंक रॉड पर क्या हो रहा है? जिंक रॉड ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, सल्फेट आयन जिंक रॉड के पास पहुंचा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फेट आयन जिंक रॉड के पास पहुंचा और जिंक सल्फेट बना लिया। उसने अपना जो नेगेटिव चार्ज था वो किसको दे दिया? जिंक रॉड को दे दिया। नेगेटिव चार्ज जिंक रॉड को दे दिया, और जिंक सल्फेट कहाँ गया? जिंक सल्फेट तो नीचे टपक गया और बॉटम पर सेडिमेंट हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत करें। और जिंक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज किसका है? सल्फेट आयंस का है, जो इस जिंक रॉड पर इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये क्या है? 2e, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इट इज अ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट जो है ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। इस रिएक्शन पर आए, इस रिएक्शन ने क्या किया? कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ये यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एज ए रिएक्टेंट। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? कॉपर में से आए। कॉपर में से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर की जो रॉड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया,
ठीक है, क्यों? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, किसने? H आयंस ने निकाल लिए और ये रिएक्शन परफॉर्म कर ली। फाइनल क्या हुआ कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ। आप ये नहीं सोचें कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। अभी तक की जो अपनी बात हुई इसके अंदर ये कनेक्टेड हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अभी तो ये सारा काम अभी सेल के अंदर अंदर ही हो रहा है। जैसे आपने सेल के कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाला, दोनों इलेक्ट्रोड डिप करे और ये पूरा प्रोग्राम चालू होकर के और हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सेल तैयार है। सेल में क्या पैदा हो गया? सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर, आप समझते हो नेगेटिव चार्ज बॉडी पर पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव साइन का होता है, ठीक है। इस पर पोटेंशियल कितना हो गया? -0.7 वोल्ट। ये मेरे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डेटा मेरे को क्लियर नहीं है, इसको कंफर्म मत मान लेना। माइनस साइन के को क्यों लगाया? क्योंकि बॉडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव। इस पर पोटेंशियल कितना है? +0.8 वोल्ट। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल, इनका डिफरेंस बताओगे कितना आएगा? 0.8 और -0.7 का डिफरेंस कितना आएगा? 1.5 वोल्ट। सपोज ये जो 1.5 वोल्ट है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ऑफ a cell is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेल तैयार है इसको काम में लेने के लिए, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। क्या इसने क्या तैयारी कर ली सेल ने? इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई उससे दोनों इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। अब इस सेल के पास में क्या पैदा हो चुका है? वोल्टेज। वोल्टेज पैदा हो गया, ठीक है ना। चार्ज हो गए इसके इलेक्ट्रोड्स, अपोजिट चार्ज हो गए, इसका मतलब इसके पास में वोल्टेज पैदा हो गया। उस वोल्टेज को EMF बोलते हैं। तो आप सोचोगे कि अरे वोल्टेज कहाँ से आ गया? अभी तो इस सेल को मैंने कनेक्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो आप समझो कि सेल को कनेक्ट करेंगे तब तो करंट पैदा होगी। वोल्टेज तो बिना कनेक्ट करे ही पैदा हो जाता है, वो तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसको कनेक्ट किया किससे? जिसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोज ये कोई बल्ब है, आपने सेल को कनेक्ट कर दिया बल्ब से और बल्ब ग्लो करने लग गया, बल्ब में करंट चालू हो गई, लेकिन अभी नहीं। की को ऑन करेंगे तब चालू होगी करंट, ठीक है। ये करंट आ गई। अब करंट का जो पाथ है वो मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप कहोगे करंट का पाथ ड्रॉ काहे को कर रहे हो आप? ये तो जस्ट वायर के थ्रू तो जाएगी। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये मैं करंट का पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसके अंदर जाएगी करंट, यहां से करंट स्टार्ट हुई और यूं चलती चलती आई और फिर यहाँ पे आई। इसके बाद कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रोड के थ्रू जाएगी और फिर कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो होती हुई वापस अपना लूप क्लोज करेगी, अपना पाथ क्लोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं और ये करंट का पाथ होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि करंट के पाथ में कौन कौन आ रहा है? पाथ में तो आप कहोगे वायर आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रोड्स भी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
इलेक्ट्रोड्स और कनेक्शन वायर को थोड़ी देर के लिए मान लो कि इनका रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इनको तो अपन लोग एब्सेंट जैसा मान लेते हैं, ठीक है ना। दो मेन चीज़ आ रही हैं इस पूरे करंट के पाथ में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर को रेजिस्टेंस लगा होता है क्या? पहली बात तो अपने माइंड में हमेशा के लिए एक सेट होता है चीज़ कि रेजिस्टेंस का मतलब समथिंग देयर इज अ वायर। ऐसा कभी नहीं होता कि रेजिस्टेंस हमेशा कोई वायर ही होता है। मैंने कल भी बोला था आपको, पिछले वीडियो में बोला था आपको कि ह्यूमन बॉडी तक का रेजिस्टेंस हो सकता है ना। 5-10 हज़ार 5,000 10,000 के आसपास एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। इस प्लास्टिक के डंडे का भी रेजिस्टेंस हो सकता है 10,000 ओम हो। यदि ये कॉपर का बना होता है तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम हो। रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है। इवन एक नायलॉन की रस्सी है, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है उसका रेजिस्टेंस हजारों में लाखों में हो। रेजिस्टेंस हर चीज़ में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी होगा। यानी कि रेजिस्टेंस लिक्विड का, गैस का, सॉलिड्स का, सबका होगा। वुड का रेजिस्टेंस हो सकता है, प्लास्टिक का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना। ओके, तो फिर इवन डिस्टिल्ड वाटर तक का भी रेजिस्टेंस होता है, सॉल्टी वाटर तक का भी रेजिस्टेंस होता है, प्लेन वाटर है उसका भी रेजिस्टेंस होता है। उसमें कुछ नमक डाल दो तो उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है। हवा का भी रेजिस्टेंस होता है। वैक्यूम में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो है। वैक्यूम का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस नियरली जीरो, यानी कि बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है। तो अपन लोग कभी ये नहीं सोचें कि यार इसके कैसे इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस कैसा, क्या इसके अंदर रेजिस्टेंस वायर जुड़ा हुआ है अंदर? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का खुद का रेजिस्टेंस है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल मतलब अंदर का। अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन लोग स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट के पाथ में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, करंट के पाथ में कितने रेजिस्टेंसेस फॉल हो रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कोई भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, गीजर भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है, टीवी, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, इलेक्ट्रोलाइट का ही रेजिस्टेंस है। देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस इन द पाथ ऑफ द करंट ऑफ द सेल, ठीक है। एक सेल का खुद का रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अब चलने के लिए तो कर डालते हैं कि स्मॉल आर किस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये तो बहुत पहले मालूम था मेरे को कि आर का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इन पे करता है, 3 बंदे हैं उन पे करता है, ठीक है ना। और रो का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टेम्परेचर पे करता है। अपने पिछले वीडियो में बात हो गई। तो अब अपन लोग कह रहे हैं भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे करता है? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट की उस खास बात पे भी करता है कि वो कितना इजीली डिसोसिएट हो सकता है आयंस के अंदर। एक इलेक्ट्रोलाइट इजीली कितना अच्छी तरह से डिसोसिएट हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। जितना ज़्यादा अच्छा डिसोसिएट होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। एल क्या है? मैंने क्या बताया था? एल इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द करंट। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज प्लेइंग रोल एज ए, और कैपिटल ए, ठीक है ना, इज प्लेइंग रोल एज द लेंथ। यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर तो बोल नहीं सकते, वायर तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल का रोल प्ले कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द करंट। कैपिटल ए क्या है? ये तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। यहाँ पर वायर तो है ही नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये ए क्या है? ये इतना हिस्सा जो है इलेक्ट्रोड्स का, जो कितना पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, जो मर्ज है, जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स का जितना हिस्सा डूबा हुआ है, उस डूबे हुए हिस्से का मान लो इतना हिस्सा डूबा हुआ है। जो ये वाइट कलर का पार्ट है, इतना हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है इलेक्ट्रोड का।
इतने इतने इसका जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस ये है सरफेस एरिया कैपिटल ए, ठीक है। और इसका फिर क्या रिश्ता है वो तो आप जानते हो कि कैपिटल ए और स्मॉल आर इनवर्स हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहीं से निकल के आ रही है, स्मॉल आर किस किस पे डिपेंड करता है वो इसी फॉर्मूले में से निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, अब अपन लोग बात करते हैं इन टर्म्स की ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल क्या होता है भाई, ये T1 T2 कौन है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स। सेल के जो एंड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो एंड है जहाँ पर आप वायर बांधते हो, किसी में भी वोल्ट मीटर में, एमीटर में, जहाँ पर आप वायर बांध करके और टाइट करते हो उस चीज़ को, उस पेज को, उस स्क्रू को बोलते हैं टर्मिनल। द एंड्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स। T1 T2 दो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के बीच के वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही ये वोल्टेज हैं, ठीक है ना। ये में भी वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज तो नाम में आ रहा है वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या होता है, ये तो आप वोल्टेज के डेफिनेशन में पढ़े हुए हो कि वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा करके बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी अपन लोग ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेरे को वी की जगह कैपिटल ई लिखना पड़ेगा। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना, कैपिटल ई कौन है, ईएमएफ। एनसीईआरटी के अंदर इस कैपिटल ई की जगह ये वाला लेटर यूज कर रखा है, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि ये जो है फिर आप इसको पता नहीं क्या समझ जाओ, किसी में क्या ऑथर टू ऑथर, बुक टू बुक डिपेंड करता है। नोटेशंस आपको नोटेशंस अपने हिसाब से यूज मानने हैं जो आपकी इच्छा हो। मेरी इच्छा होती है कैपिटल ई, क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है कैपिटल ई यूज कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो आप इसको ये मत सोच लेना कि ये कोई वोल्टेज, नोटेशन चेंज होते ही आप कुछ और समझने लग जाओ। भाई वोल्टेज अपॉन चार्ज, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज कौन है वो, एक्चुअली है तो वो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा वर्क डन है, उसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। हर डेफिनेशन के अंदर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन दे रहे हो तो आप बोलते हो कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आई तो आप बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क डन है। यहाँ के ऊपर आपको वर्क डन को आपको मेन एम्फेसिस करना है, एम्फेसाइज करना है वर्क डन के ऊपर। काहे क्या करने का वर्क डन है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पूरा राउंड लगाने में वर्क डन है। पूरा राउंड काय में से लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, दो ही रेजिस्टेंस आ रहे सर्किट के अंदर, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने एक राउंड कटवा लिया, एक सिंगल राउंड करवा लिया। ऐसा करने में जो वर्क हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ना। ईएमएफ की डेफिनेशंस जो है ना आप दो तीन तरीके से बोल सकते हो। उनमें से एक तो है ये वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ ए सेल। एक और कह सकते हो, यहाँ पर जो है ना ये डेफिनेशन देने में ऐसा आ रहा है कि क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होना जरूरी है ईएमएफ के होने के लिए, ऐसा कुछ करके, और इसमें से ऐसी बात निकल के आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, यदि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, हटा दिया मैंने, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिया, तो आप फिर डेफिनेशन को दोबारा चेक करने जाओगे, कहोगे कि क्या अरे अब तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा लिया तो क्या अब ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ईएमएफ तो अभी भी है, क्योंकि ईएमएफ का मतलब है वोल्टेज, ठीक है। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है वो तो अभी भी है, और वही तो ईएमएफ है, ठीक है। तो वो वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, और वो क्यों पैदा हो रहा है, वो तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा हो रहा है। कनेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है उस पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है, ये तो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो प्रोड्यूस हो करके और
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क मतलब एनर्जी अवेलेबल करा रहा है और करंट फ्लो करवा रहा है, तो ऐसी बात है। ठीक है, अब अपन लोग तो इसका दूसरा डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो कि इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। ईएमएफ की दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हो, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है ना, ओके। अब अपन लोग जा रहे हैं दूसरी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, और वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज की। देखो जी, ये की है, ऑन कर दिया तो क्या हुआ, की को ऑन करने से क्या हुआ, करंट चालू हो गई। ठीक है, और ये जो करंट का पाथ है डॉटेड लाइन से मैंने शो कर रखा है, उसको वापस शो कर दो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहोगे कि अभी ईएमएफ के लिए भी तो यही बोल रहे थे, तो बिल्कुल ईएमएफ इज अ स्पेशल केस ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो एक मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, और वो है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल is equal to energy consumed by capital R plus energy consumed by small r। by की जगह आप इन भी लिख सकते हो। क्या आपको ये एग्री है? तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या कि जितनी एनर्जी सेल में प्रोड्यूस हुई, कहाँ से आई वो एनर्जी? केमिकल रिएक्शन से आई वो एनर्जी। केमिकल रिएक्शन से एनर्जी पैदा हुई सेल के अंदर, वो एनर्जी दो जगह पे खर्च हो रही है। जब आप करंट फ्लो चालू कर देते हो, करंट फ्लो चालू करते हैं तो वो एनर्जी दो जगह कंज्यूम हो रही है, और वो कंज्यूम होने का मतलब, एनर्जी कंज्यूम होने का मतलब कहीं भी गई वो, जैसे मान लो ये स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल आर जो है ना वो स्पीकर का रेजिस्टेंस है, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कैपिटल आर की जगह जो है ना वो बल्ब लगा हुआ है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो भी हो गई। हीटर लगा हुआ है तो हीट में कन्वर्ट हो गई, अपने को उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो एनर्जी दो जगह कंज्यूम हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी। यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी के रूप में, जो एनर्जी स्पेंड करके और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो खुद भी यूज़ करता है उसको। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। एक फैमिली के अंदर जो बंदा मनी प्रोड्यूस करता है, पेरेंट जो मनी प्रोड्यूस करते हैं, पापा प्रोड्यूस करते हैं ना मनी, उसको वो खुद भी तो कंज्यूम करते हैं, कुछ उस हिस्सा, सारा नहीं, कुछ हिस्सा खुद भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा या कम करते हैं लेकिन खुद भी करते हैं। इस वाले रिएक्शन को मैं, हाँ, तो ये एनर्जी का मतलब है वर्क। ये एनर्जी क्या करने के अंदर स्पेंड होएगी? वर्क करने के लिए। वो वर्क कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट जो चार्ज है, यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क के लिए कंज्यूम हो रही है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इसको मैं बोल रहा हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ इसी वाली लाइन को मैं, ई। दिस इज एनर्जी और वर्क प्रोड्यूस्ड और अवेलेबल बाय द सेल। ठीक है, ये कैपिटल ई क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जो सेल ने केमिकल रिएक्शन से पैदा करी है। और ये क्या है? तो आपको ये तो वोल्टेज है, V इक्वल टू आई आर वाला। हाँ, ये वो एनर्जी है जो कैपिटल आर के अंदर कंज्यूम हो रही है, और ये वो एनर्जी है जो स्मॉल आर में कंज्यूम हो रही है। सब के सब जो है वोल्टेज का ही एक फॉर्म है, सब के सब वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या होता है? वर्क होता है। वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए ये सेल ने एनर्जी प्रोड्यूस करी, और
ये कैपिटल आर में कंज्यूम हो गई, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैपिटल आर के थ्रू ले जाने में ये एनर्जी कंज्यूम हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू यानी कि सेल में से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में ये एनर्जी कंज्यूम हुई। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। ये क्या है आप कह सकते, ये आपको एग्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही तो फॉर्म है। जितनी एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस हुई केमिकल रिएक्शन से, उतनी एनर्जी कैपिटल आर और स्मॉल आर ने कंज्यूम कर ली। प्रोडक्शन इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, ये जो है आई आर, इसको मैं बोलता हूं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर। ध्यान से देखिए, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बेशक ये कहोगे कि एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो होके जा रही है तो उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोला आई आर होगा। ठीक है, तो आई आर का वैल्यू V के इक्वल है। आई आर का वैल्यू V के इक्वल है और V का नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, V का नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि आई आर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और V T1 T2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। बोथ आर सेपरेट थिंग्स बट बोथ आर इक्वल। ये इक्वल क्यों है, तो आप कहोगे इक्वल क्यों है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये कैपिटल आर और T1 T2 पैरेलल में कनेक्टेड है। ये देखो यूं करके पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। पैरेलल में दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। ध्यान से सुनो, आई आर सेपरेट है, V सेपरेट है, दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ये V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बोला है V। ठीक है, और आई आर इक्वल टू V क्यों है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। V कौन है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, एक अब वोल्टेज को आप फुल फॉर्म क्या बोलते हो, वोल्टेज का फुल फॉर्म क्या है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो एक लाइन है उसको शॉर्ट में एक वर्ड में आप बोलते हो वोल्टेज। तो आप टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन क्या दोगे कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यानी कि कैपिटल आर रेजिस्टेंस के थ्रू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ट्रेवल कराने में, ले जाने में जो वर्क डन है वही तो टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कैपिटल आर के थ्रू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने का जो वर्क डन है वो टर्मिनल वोल्टेज है। तो एक फ्रेज है, एक सेंटेंस तो बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे आप ईएमएफ की डेफिनेशन दो, चाहे टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन दो, ये वर्ड तो आपको बार बार रिपीट कर रहे हो। कौन से, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये तो बेसिक वर्ड है, ये तो वोल्टेज के ज़माने से, वोल्टेज की डेफिनेशन के टाइम से आ रहा है। ये तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये वाली जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू V प्लस आई आर। और कौन सी, V इक्वल टू आई आर, वो साइड में लिखी हुई, इसको भी इधर ले आओ। ठीक है, ये दोनों लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं कंक्लूड करके लाता हूं कि एक तो EMF टर्मिनल वोल्टेज और IR के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये बात। एक और चीज है, जब आप की को ऑफ कर दो, व्हेन की इक्वल टू ऑफ, तो क्या होगा, I कितना होगा, बोलो तो I तो 0 होगा। इस प्रकार के कंडीशन को क्या बोलोगे आप, ओपन सर्किट। ठीक है ना, ओपन सर्किट यानी कि आपने इसको ओपन कर दिया, तो वायर खोल दिए। ओपन का मतलब वायर खोल दिया आपने, ओपन सर्किट। जब की ऑफ है, जब करंट 0 है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग ओपन सर्किट। ठीक है, तब क्या होगा, तब I का वैल्यू 0 हो जाएगा।
ध्यान से सुनना, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। और जिसको ये अजीब लग रहा हो कि क्या कन्फ्यूज़न है, तो वो बार बार देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर वो मेरे को कंप्लेन करो कि भाई आप समझ में नहीं आया, कुछ और बात और तरीके से बताऊँ। यदि i का वैल्यू 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो क्या v का वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं, इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बोथ आर सेपरेट थिंग्स एंड दीज आर इक्वल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक वेइंग मशीन पे गए, वेइंग मशीन की दूसरी तरफ 50 किलो का वेट रखा हुआ है और आपका भी वेट 50 किलो है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। एक बंदा है, आपका एग्जांपल नहीं लेते, एक बंदा है जो 50 किलो का है और वेइंग मशीन की दूसरी तरफ 50 किलो का बाट रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। तो आप कह रहे हो कि वेट का जो वेट है ना, और आपका जो वेट है, दोनों इक्वल हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप, है ना, उस बंदे का वेट धीरे धीरे कम होता गया, खाना नहीं खाया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, और वो 0 हो गया। तो क्या वो जो वेट है उसका वजन भी कम हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है कुछ, ठीक है ना। ये दोनों सेपरेट हैं, और अभी करंट 0 होने की वजह से IR का वैल्यू 0 हो गया। कौन 0 हो गया? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि करंट ही नहीं है। करंट नहीं होगी तो यहाँ का वोल्टेज नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये भी खत्म हो गया क्या? नहीं, ये तो सेल ने पैदा किया है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज तो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, सेल ने पैदा किया है, वो कैसे 0 हो जाएगा? ठीक है, तो जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तब V का वैल्यू कितना होगा? EMF के इक्वल हो जाएगा। देन V बिकम्स इक्वल टू, V कौन है? टर्मिनल वोल्टेज। मत भूलना, V जो है टर्मिनल्स के बीच में अक्रॉस वोल्टेज है, टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज है V। वो V का वैल्यू E के इक्वल हो गया, क्योंकि करंट तो है नहीं, ठीक है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में जो कंजम्पशन हो रहा था वो तो अब होगा नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। बिना करंट के काय का कंजम्पशन होगा, करंट का, एनर्जी का, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज तब E के इक्वल हो जाएगा। कब? टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल कब होगा? ओपन सर्किट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहानी सुनो कि जब ये ऑन है, जब ये ऑन है तब क्या होगा? इस IR को इधर लाओ, तब आप क्या कहोगे कि V का वैल्यू, बोलिए, इसमें से सपोज ये 10 है, सपोज ये 2 है, ये E। V और E में से ज्यादा कौन है? V इज लेस देन E, ठीक है। ये बात है। टर्मिनल वोल्टेज और EMS, जब करंट ऑन है, जब की ऑन है, जब करंट नॉन जीरो है, जब करंट फ्लो हो रही है, जब क्लोज सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज और EMF में से ज़्यादा कौन होगा? आपको दिख रहा है। ये क्या चक्कर हुआ? ऐसा है कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हुई? सेल ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी? 10। उसमें से इतनी एनर्जी खुद सेल ने कंज्यूम कर ली। एक्सटर्नल सर्किट के लिए कितनी अवेलेबल है? कम ही होगी। 10 में से 2 खुद ने यूज़ कर ली। खुद ने कहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस पर खुद ने यूज़ कर ली एनर्जी। अब बच गई कितनी? 8। वो कहाँ अवेलेबल है? एक्सटर्नल सर्किट के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। एक्सटर्नल सर्किट के लिए, IR के लिए अवेलेबल है। तो इस बात को समझो कि इसने प्रोड्यूस कितनी करी? 10। खुद कितनी खा गया? 2। बच गया कितना? 8। उस बच गया 8 को क्या बोल रहे हो आप? टर्मिनल वोल्टेज। वो टर्मिनल वोल्टेज जो है 8, वो 8 इसको दे दिया, किसको? IR को दे दिया, और IR के फॉर्म में अवेलेबल हो गया। कैपिटल R को कितनी एनर्जी मिली? 8, ठीक है। आगे बात करें, सपोज ये करंट उल्टी होती, करंट की डायरेक्शन, तो आप कहोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? हमने तो सुना है कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलती है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलती है। नहीं भाई, सेल को जब यूज़ कर रहे होते हैं, सेल में से करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो बेशक ऐसी ही सिचुएशन होती है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलती है।
लेकिन जब सेल को आप चार्ज कर रहे हो, सेल दो तरह का होता है, नॉन चार्जेबल जिसको प्राइमरी सेल बोलते हैं, और एक चार्जेबल सेल है जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हो तब क्या होता है, तब रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में हो रही होती हैं, जो कि जिन रिएक्शंस का रिवर्सिबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल को जिसको अपन लोग चार्ज करते हैं, जब चार्जिंग की कंडीशन करते हैं तब यहाँ पे अब आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज चार्जर। और चार्जर क्या है, वो भी एक सेल ही है, बस इस सेल के वोल्टेज से उसका वोल्टेज थोड़ा सा हायर है। कितना हायर है, बहुत ज़्यादा हाई है तो फटाफट चार्ज कर देगा, थोड़ा सा हाई है तो बहुत टाइम लगाएगा, और यदि स्मॉल है तो वो चार्ज नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के चार्जर इज ऑल्सो इटसेल्फ ए सेल, ठीक है। ये भी एक प्रकार का सेल ही है, बस इसका वोल्टेज, चार्जर का जो वोल्टेज है इसके वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, तो चार्जर का वोल्टेज, ठीक है, ये है अब बात कर रहा हूं मैं ये कि सपोज चार्जर का वोल्टेज है V वोल्ट का है, ठीक है, चार्जर V वोल्ट का है, तो जितना वोल्टेज चार्जर का होगा उतना ही वोल्टेज इस टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। क्यों, मैंने कहा ना कि पैरेलल दो चीजें कनेक्टेड है, उनका वोल्टेज सेम होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो अब जो चार्जर का वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V, कितना, जितना चार्जर का है उतना ही इन टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज को होना पड़ेगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। चार्जर को कनेक्ट करते हैं सेल से, कैसे करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से। उल्टा कर दो तो क्या होगा, बैटरी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, तो अभी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जो है ना वो किधर होगी, ये कह रहा है कि मैं तो करंट की डायरेक्शन इधर रखूंगा, और ये कह रहा है मैं तो इधर रखूंगा। कौन जीतेगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा भाई वो जीतेगा। वोल्टेज किसका ज़्यादा है, चार्जर का ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन उलट गई, क्या फर्क आया, करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे साइन अपोजिट उल्टा हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। अब क्या हुआ, बोलो कौन ज़्यादा है। और मैंने कहा ना कि चार्जर का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, आपको कि क्यों ज़्यादा होना चाहिए, सेल अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो खर्चा करेगा, भाई ऐसी बात है कि जब चार्जिंग कर रहे हो तो करंट तो फ्लो हो रही है सर्किट में, करंट फ्लो होगी तो ये खर्चा तो होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पर खर्चा कब होता है, जब करंट फ्लो होती है सेल के थ्रू, करंट फ्लो होगी तो सेल के अंदर ये खर्चा तो होगा, ये कंजम्पशन है, ठीक है ना। दिस इज अनडिजायरेबल एट ऑल। हमेशा IR जो है, I स्मॉल r है, वो सेल में जो कंज्यूम हो रहा है, वर्क एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट होती है, जो कि हमेशा हमेशा अनडिजायरेबल है, अपन लोग नहीं चाहते, अनवांटेड है ये, क्यों, उससे सेल गर्म होता है, इवन डैमेज भी हो जाता है कई बार। वो बैटरी फूल जाती है ना अपनी, वो सेल गर्म हो जाने से होती है, वो फूल जाती है। तो खैर, तो ये जो एनर्जी है ये कौन है, जो सेल के अंदर कंज्यूम हो रही है। सेल क्या कर रहा है, इतनी एनर्जी तो अपनी रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, रिएक्शन कौन सी, रिवर्सिबल रिवर्स डायरेक्शन में अपने रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इतनी एनर्जी तो वो खुद कंज्यूम कर रहा है सेल। ये एनर्जी कहाँ जा रही है, रिएक्शंस को परफॉर्म करने में जा रही है। ये एनर्जी सेल अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम कर रहा है। तो कितनी एनर्जी चाहिए सेल को, 12। ये क्या है, दिस एनर्जी इज गिवन बाय द चार्जर, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। अब आप बताओगे इस समय, कौन से समय, क्लोज्ड सर्किट के अंदर, कौन से, कब, जब वो सेल चार्ज किया जा रहा है, व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज। इन केस ऑफ क्लोज सर्किट देयर आर 2 केसेस, व्हेन द सेल इज बीइंग यूज्ड, आइदर द सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, सेल को डिस्चार्ज करना या सेल को यूज करना एक ही बात है।
व्हेन द सेल इज बीइंग डिस्चार्ज देन, पिछला वाला केस था ये वाला, तब टर्मिनल वोल्टेज कैसा होता है, ईएमएफ से कम होता है, ठीक है ना। व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तब उसको ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल कराना पड़ेगा, तब जाकर के सेल चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी तो वो फिक्स है। ये कैपिटल ई का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, सेल के नेचर पे डिपेंड करता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और केमिकल, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका केमिकल क्या है। तो ईएमएफ तो सेल के जो पार्ट्स हैं उनके केमिकल्स पे डिपेंड करता है, जो कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे डैनियल के लिए ईएमएफ का वैल्यू 1.1 वोल्ट है। ऐसे नहीं कि बड़े साइज का डैनियल सेल है उसका कुछ और होगा, छोटे साइज का डैनियल सेल है उसका कुछ और होगा। सारे डैनियल सेल कोई सा भी हो 1.1 वोल्ट होगा, है ना। फ्रेश बना हुआ डैनियल सेल है उसका वोल्ट ईएमएफ भी 1.1 होगा। खूब देर तक काम आ गया उसका ईएमएफ भी 1.1 वोल्ट होगा। ईएमएफ का वैल्यू सेल के केमिकल्स पर डिपेंड करता है, जो कि फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ओके। और टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी और जितनी आप करंट दे रहे हो उस पर भी। आपको दिख रहा है ये कि टर्मिनल वोल्टेज के एक्सप्रेशन में ईएमएफ पे भी डिपेंड करता है, और करंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करंट ड्रॉ कर रहे हो या दे रहे हो, ले रहे हो, या सर्किट के करंट पे भी डिपेंड करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट का कौन सा केस है, जब सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो सेल को जब चार्ज कर रहे हैं तब टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होता है ईएमएफ से। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। तो जो वापस आए, और ये दो आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तो ये दो वोल्टेजेस हैं, एक तो टर्मिनल वोल्टेज है और एक कैपिटल आर के अक्रॉस वोल्टेज है आई आर। दोनों इक्वल हैं क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और एक ये इन तीनों को अपन ने इक्वेट किया है, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल एंड वोल्टेज इन द आउटसाइड सर्किट एंड वोल्टेज इन द इनसाइड सर्किट ऑफ द सेल, ठीक है। इनसे अपन लोग एक जरा सा काम करना है और वो है करंट को एलिमिनेट करना है। यहाँ से आई का वैल्यू कितना निकालेंगे, बोलिए आई का वैल्यू V अपॉन R। अब इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा E माइनस वी। V को नीचे ले गया, नीचे आ जाओ, स्मॉल r को ऊपर ले जाओ, आ जाओ, कितना आ गया E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R, ठीक है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया। बस इतना मत समझ लेना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इन लोगों पर डिपेंड करता है, वो तो बात कर ली अपन ने। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के इस पे डायमेंशंस वगैरह पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला कहीं काम में आएगा तब जाकर के अपन ने इसको डेराइव कर लिया। आप इसको ये कह सकते हो कि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, कैपिटल V एंड कैपिटल E एंड कैपिटल R, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे बच्चों, और वो है ये, अभी अपन लोग सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करेंगे। सेल्स को इकट्ठा करके और क्या बनाएंगे, बैटरी, ठीक है। सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। सेल्स को कंबाइन करते क्यों हैं, ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए। ज़्यादा करंट क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको, ये तो आप मत पूछो। कई बार करंट का क्या यूज़ है, जैसे व्हीकल में करंट क्या काम आता है, इग्निशन स्टार्ट करने के लिए काम आता है, इंजन को स्टार्ट करने का काम आता है। किसी कॉइल में करंट फ्लो करवा करके मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हैवी करंट आप जो है वो सेल, कई सारे सेल्स को ग्रुपिंग करके और आप कंबाइन करके और जो है बैटरी बना करके कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो बच्चों ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। इसको स्टार्ट करने के पहले एक अपन लोग एक की पॉइंट पकड़ते हैं और वो है ये। अभी अभी अपन लोग लिखा था इस बात को, और वो मैंने लिखा था ये। काफ़ी फंडामेंटल लाइन है ये एक सेल के लिए। एक सेल ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, वो है ईएमएफ, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करके उसने दो जगह डिलीवर करी। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो आप बीच में मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ कि आप कहोगे ये एनर्जी कहाँ से है, ये तो आई आर तो वी है, वोल्टेज है। तो मैंने कब कहा कि वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज भी तो वर्क होता है और वर्क एनर्जी होती है। वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को मैं वर्क बोल रहा हूँ। एक सेंटेंस मैंने अंदर दबा लिया, वो क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये सेल के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस्ड है फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये कैपिटल आर में वो एनर्जी कंज्यूम हुई यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, और ये स्मॉल आर में कंज्यूम हुई। इसको अपन लोग V बोल रहे हैं, और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है। फाइनली कौन सी कंडीशन में है ये लाइन, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल चालू है, करंट फ्लो हो रही है, और सेल इज बीइंग डिस्चार्ज। ठीक है ना, जो नॉर्मली अपन लोग कहते हैं सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है तब। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये अब मेरा कीवर्ड है, की लाइन है, इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट सेल के लिए आप इसको क्या बोलोगे, पहली बात तो डायग्राम को देखो। ये सेल के बगल में रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, तो ये एक परंपरा है, सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट और 0.2 ओम ऐसे सेल के बगल में लिखा है। तो अंडरस्टूड है कि 10 वोल्ट उसका ईएमएफ है और 0.2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। या तो आप सेल के वैल्यूज को ऐसे एक्सप्रेस कर दो, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ऐसे लिखना, इसलिए ये कर रहा हूँ मैं ऐसे। ये बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है कि वो ऐसे शो करते हैं तो अच्छा लगता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सेल का ही पार्ट, लेकिन सेल के आप कहोगे बाहर क्यों शो कर रखा है, तो ये किसने कहा कि सेल के बाहर है, डॉट 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 किया मैंने। ये क्या है, पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, तो एक सेल का सिंबल है ये, जिसके अंदर आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ शो करते हो, ये एक सिंबॉलिक। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला सेल है, इसके एंड्स कौन है, टर्मिनल्स ये हैं, ये सेल के टर्मिनल्स हैं, जिसमें R1 को आपको इंक्लूड मानना है। सेल के एंड्स टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज को कौन है, V1 का वैल्यू कितना है, E1 IR1। ऐसे ही V2 का वैल्यू होगा E2 प्लस IR। लेकिन ये V1 और V2 और ये क्या है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सेल्स। ठीक है ना, सेल्स का टोटल वोल्टेज, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल वोल्टेज। इसके लिए क्या रिलेशन लिखोगे, V1 प्लस V2। ठीक है ना, ये अपने बार बार रिपीट हो रही है बात, क्या सीरीज में वोल्टेजेस ऐड होते हैं। ठीक है ना, टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द सीरीज। तो ये नई बात नहीं है। यहाँ पर V1 का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2, इस की लाइन के वजह से। ठीक है, ओके। तो V का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, E1 प्लस E2, ब्रैकेट ओपन करके लिखा E1 प्लस E2 और R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया। अब अपन लोग एज्यूम करते हैं ये कि सपोज, देखो मैं किसको राउंड कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ये दोनों सेल्स को मैंने राउंड, पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने राउंड कर दिया। और एक थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके सोचो कि इस कॉम्बिनेशन की जगह, इन दोनों सेल्स की जगह
एक सिंगल सेल होता, दोनों सेल्स की जगह एक सिंगल सेल होता, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन में दुखी नहीं हो, करंट की डायरेक्शन मेरे से गलती से उल्टी हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों सेल्स के जगह पे एक अकेला सेल होता, वो अकेला सेल उतनी ही करंट दे पा रहा होता उसी रेजिस्टेंस को। इन दोनों सर्किट्स में क्या चीज़ें कॉमन है, रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सेल एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका ईएमएफ को आप क्या नाम दे रहे हो, EEQ REQ। उस अकेले सेल का जो ईएमएफ है जिसको आप क्या बोल रहे हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और उस अकेले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को बोल रहे हो आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यू पता करनी है आपको। तो ये दोनों के दोनों सेम है सर्किट्स। इसके लिए आप V का फॉर्मूला लिखें। V क्या, वही टर्मिनल वोल्टेज। इस एक्सप्रेशन, इस सर्किट के लिए V का एक्सप्रेशन लिखो, VEQ IREQ। जब ये सर्किट के लिए ये एक इक्वेशन है, इस सर्किट के लिए ये इक्वेशन है, ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट हैं, दोनों समान हैं, तो फिर आप इनमें आराम से कंपैरिजन करके बता दो EEQ का वैल्यू कितना आया। EEQ का वैल्यू आया E1 प्लस E2। REQ का वैल्यू कितना आया, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। यदि कई सारे सेल कनेक्टेड होते तो इनकी भी लाइन लग जाती है। 10 सेल कनेक्टेड हो तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस REQ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बार, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, यदि यहाँ पे कोई सेल उल्टा कनेक्टेड होता, उल्टा से मतलब देखो यहाँ पे सब के सब सेम तरीके से कनेक्टेड हैं, सेम मैनर में कनेक्टेड हैं, कोई सेल उल्टा कनेक्ट कर दूंगा तो उसका साइन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में। रेजिस्टेंस उल्टा पलटा नहीं हुआ करता है, ठीक है ना। ईएमएफ का साइन प्लस माइनस होता है, वोल्टेज का साइन प्लस माइनस होता है। ईएमएफ कौन है, वोल्टेज है, वोल्टेज का साइन प्लस माइनस हुआ करता है, रेजिस्टेंस का साइन प्लस माइनस नहीं हुआ करता है। यहाँ तो किसी सेल को आप यदि रिवर्स कर दो, उस पर्टिकुलर सेल का साइन, ईएमएफ का साइन पलट जाएगा, माइनस आ जाएगा। रेजिस्टेंस में साइन माइनस मत कर देना, रेजिस्टेंस में तो सारे प्लस 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 ही रहेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट करेंगे अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो सेल हैं E1 E2, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों सेल अपनी अपनी करंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल ने I1 करंट डिलीवर करी, सेकंड I2, ये दोनों मिलकर के बनी कौन, I1 और I2 में क्या रिलेशन है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। दोनों करंट मिलकर के और कैपिटल I बन गई, और फिर कैपिटल R को चली गई, ठीक है। फर्स्ट सेल के लिए ये अगेन, ये अपना जो की लाइन है, ये अपनी चाबी है, ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट सेल के लिए आप इसको यूज करेंगे, इस लाइन को 1 और 1। इस V पर 1 क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि दोनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। सेकंड सेल के लिए ये V इक्वल टू E2 माइनस IR2, ठीक है, I1 I2। करंट भी डिफरेंट है, ठीक है। यहां से आप I1 का वैल्यू निकालो, कितना आएगा,
I1 का वैल्यू, E1 ये इधर ले, इसको इधर ले आओ, V को उधर ले जाओ और ऐसे करके आ, और से I2 का वैल्यू आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, बात खत्म। I1 और I2 का वैल्यू आ गया, सिंपल अलजेब्रा है, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, अब इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली आप करंट का वैल्यू निकाल के लाओगे। ठीक है, इनको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, यहीं पे करेंगे। ये एक्सप्रेशन है आपके पास I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू क्या पुट किया, E1 माइनस V अपॉन R1। I2 का वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। हो गया काम, ओके, इसको विदा कर दो, कर दिया। ठीक है, E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2, माइनस V अपॉन R1, माइनस V अपॉन R1, माइनस V अपॉन R2, माइनस V अपॉन R2, माइनस 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 V में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस V कॉमन ले लिया और बच गया ये, माइनस V कॉमन ले लिया और ये बच गया। ठीक है, आपको अल्टीमेटली करना क्या है, फॉर्मूले को किस फॉर्म में लाना है, इसमें, इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को लाना। तो क्या करेंगे, इस पूरा प्रोग्राम को उलटना पड़ेगा, V का वैल्यू निकाल के लाना है। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, इन दोनों में से एलसीएम कितना आया, R1 R2, E1 R2, E2 R1 माइनस V, और इसका क्या बनेगा, R1 R2, R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसको उधर पहुंचा दो और करंट को उधर पहुंचा दो। ठीक है, करंट को मैं लिख रहा हूं उधर और इसको लिख रहा हूं उधर, V R1 प्लस R2, R1 R2 और माइनस I। अब क्या करना है, अल्टीमेटली आपको तो V का वैल्यू निकालना था, V इक्वल टू ऐसे करना है आपको, तो R1 ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से देखें, V इक्वल टू E1 R2, E2 R1, R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, R1 R2 ऊपर, R1 प्लस R2 नीचे, माइनस, और ये का ये करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, I R1 R2 ऊपर, R1 प्लस R2 नीचे। ये क्या हुआ, R1 R2 कैंसिल हो गया। फाइनल बोलिए, फाइनल आ गया, फाइनल को मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल आ गया फाइनल आ गया V इक्वल टू E1 R2, E2 R1, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस माइनस I R1 R2, R1 प्लस R2। ठीक है, थोड़ी एल्जेब्रा है, ज़्यादा स्टेप्स है, पर टेंशन की कोई बात नहीं, एल्जेब्रा ही तो है। ठीक है ना, कौन सी सिंपल वाली एल्जेब्रा है। ओके, ये आपका फाइनल अचीवमेंट हुआ। क्या अचीवमेंट इसमें, इसके जैसा है, इसको मत भूलो, इसको पकड़ के रखो,
दिस इज योर की लाइन, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखो, V = E-IR, और ये आपकी चाबी है जो हर जगह काम आ रही है। इसके जैसा इसको बनाना था, जो कि बन गया। ओके, दूर जा कर के देख लो, और चाहो तो जितना करीब आ सकते हो आ जाओ। आगे बात करें। अब अपन लोग सेम टू सेम वही बात कर रहे हैं, क्या कि मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों सेल्स की जगह एक अकेला सेल होता, इन दोनों सर्किट्स में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों सर्किट्स में वही कैपिटल R है, उसको उतनी ही करंट डिलीवर कर रहा है कौन? अकेला। और यहाँ पे ये दोनों मिल करके कर रहे हैं ये काम, जो काम कर रहे हैं वो सेम है। करने वाले यहाँ पर अकेला सेल है या दोनों सेल हैं, तो आप कह सकते हो कि ये अकेला सेल इन दोनों के बराबर काम कर रहा है, ये अकेला सेल इन दोनों के टोटल के इक्विवेलेंट है, इन दोनों के बराबर काम कर रहा है। इसका जो EMF है वो इन दोनों का टोटल EMF होगा, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन दोनों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके लिए ये सेम टू सेम जो काम किया, ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले सर्किट के लिए लिखें तो आप कहोगे ये तो बहुत इजी है, तो तुरंत ये लो, V = E-IR इक्वलेंट। ये लाइन रेड वाली लाइन रेड वाले सर्किट की, और ब्लैक वाली लाइन ब्लैक वाले सर्किट की। इन दोनों में आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। और क्या कंपैरिजन करना है? साफ साफ दिख रहा है, EQ का वैल्यू कितना है? कंपैरिजन करने पे आया E1R2 E2R1 R1 + R2, और R इक्वलेंट का वैल्यू क्या आया? R1R2 R1 + R2, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही एक्सपेक्टेड था। तो आपको काय को एक्सपेक्टेड था? भाई देखो, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंसेस का। इसको सही करके लाओ तो ये तो आएगा, LCM लेकर के देखो ये आएगा, तो आपको कि हाँ यस एक्सपेक्टेड था। रेजिस्टेंसेस का जो फॉर्मूला है वो तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट जो EMF है उसके अंदर आपने एक खास बात नोटिस करी, वो क्या कि पिछले सीरीज वाले में इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू में R1 R2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू क्या आ रहा था? E1 + E2 + E3, और वो डिपेंडिंग अपॉन द रिवर्स ऑर्डर वगैरह जो भी है, ठीक है। R1 R2 नहीं आ रहे थे। यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF को होने में R1 R2 का वैल्यू भी अफेक्ट करेगा, बड़ी बात है ये, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो अपन ने कर लिया 12th लेवल का प्लेन, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसके अंदर अपन लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे जो 12th लेवल की हो सकता है न हो, और आगे लेवल पे बात करेंगे अपन लोग सीरीज पैरेलल के अंदर जब कई सारे सेल कनेक्टेड हों, ठीक है, तो क्या होगा, और फिर उनके केसेस वगैरह होंगे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए जयराम जी की बाय बाय।